तो जब हम लोग देखो विदेश व्यापार नीति की बात करते हैं, वहां पे सवाल ये उठता है कि क्यों आवश्यकता महसूस होती है विदेश व्यापार नीति की। इसका जवाब ये है कि देखो प्रत्येक देश ना ये चाहता है कि उसका बीओपी रहे संतुलित की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। और प्रायः जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें तो बीओपी में बहुत ज्यादा समस्या नहीं देखने को मिलती है, लेकिन विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं इनके बीओपी क्या होते हैं, असंतुलित होते हैं। यानी कि वेट, ये मैं गलत लिख रहा था, असंतुलन, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं या जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं इनके बीओपी क्या होते हैं, इनके बीओपी होते हैं असंतुलित। और इस असंतुलन को कम करने के लिए या दूर करने के लिए सरकार कुछ प्रयास करती है। उन प्रयासों में दो बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक तो होता है कि आयात का प्रतिस्थापन करना, आयात का प्रतिस्थापन करना। दूसरा होता है क्या, निर्यात का संवर्धन करना, निर्यात का संवर्धन करना। जब हम लोग आयात प्रतिस्थापन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाएगी, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिनके माध्यम से हमारे जो आयात हैं वो प्रतिस्थापित होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जिन वस्तुओं या सेवाओं का ज्यादा आयात कर रहे हैं, अगर हम लोग उनका उत्पादन अपने ही देश में करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट कम होंगे। और अगर हमारे इंपोर्ट कम हो रहे हैं तो ये हमारे बीओपी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। वही दूसरी बात मैंने बोला, निर्यात संवर्धन। इसी क्रम में सरकार का ये प्रयास होता है कि निर्यात संवर्धन पे जोर दे, यानी निर्यात को बढ़ाने वाले उपायों पे ध्यान दे। ठीक है, आज की जो क्लास है वो अप्रत्यक्ष रूप से इसी निर्यात संवर्धन से संबंधित है ना। कैसे निर्यात को बढ़ाया जाए, कैसे निर्यात को बढ़ाया जाए, इसी से संबंधित विदेश व्यापार नीति की घोषणा की जाती है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके पहले की अगर हम लोग बात करें, चलो एक चीज तो यहां पे लिख दिया, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, न्यू एफटीपी 2023, नई विदेश व्यापार नीति की चर्चा करें। उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो इसके पहले कौन सी आपकी विदेश व्यापार नीति चल रही थी, 2015 से 20 की चल रही थी, 2015 से 20 की। तो आप देखेंगे कि इस विदेश व्यापार नीति की जो अवधि है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफटीपी, इस एफटीपी की अवधि 2020 तक ही थी। लेकिन आप सभी को पता है कोविड 19 आता है और उसके बाद फिर इसको बढ़ाते गए और फाइनली अब जाकर के 31 मार्च, ये जो आपका 2015 से 20 वाली विदेश व्यापार नीति थी, ये 31 मार्च 2023 तक वैलिड थी। 31 मार्च 2023, 2023 तक ये क्या वैलिड थी। उसके बाद फिर क्या, 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से क्या होता है, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू हो जाती है ना। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये लागू हो जाती है, ठीक है ना। और इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो बात की गई, जो टारगेट बनाए गए, वो अलग ही तरीके के टारगेट बनाए गए। आपने अब तक देखा कि जो विदेशी व्यापार नीति बनती थी वो प्राय 5 वर्ष के लिए बनती थी, लेकिन इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो टारगेट रखे गए हैं वो सभी टारगेट कब तक के लिए रखे गए हैं, वो टारगेट जो रखे गए हैं 2030 तक के लिए रखे गए। तो जो टारगेट रखे गए हैं वो 2030 को ध्यान में लेकर के रखे गए हैं, है ना। अब हम लोग इसमें और आगे बात करेंगे। और आगे बात करें तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रखा गया है वो ये रखा गया है कि 2030, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ना कि इसमें टारगेट 2030 तक के लिए, तो टारगेट ये रखा गया कि भारत का जो कुल निर्यात है ना, कुल निर्यात,
कुल निर्यात के लिए टारगेट रखा गया कि 2030 तक कितना पूरा निर्यात रहेगा, वो रहेगा $2 ट्रिलियन। कितना? $2 ट्रिलियन। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि वर्तमान समय में, है ना, वर्तमान समय में कितना जो है हमारा निर्यात का जो मूल्य है वो कितना है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसी उम्मीद है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो अनुमान है, ऐसा उम्मीद है कि निर्यात की मात्रा की जो वैल्यू है, यानी निर्यात हमारा कितना रहने वाला है? 760 बिलियन, 760 बिलियन डॉलर। और ध्यान रखिएगा ये कौन सा डॉलर है? ये यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर। तो 760 बिलियन डॉलर 2022-23 के लिए क्या है? अनुमान है, ऐसा अनुमान है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें, जब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुरू हुई थी 2015 में, 2015-16 की बात करें कि उस टाइम हमारे निर्यात कितने हुआ करते थे, तो उस टाइम हमारे निर्यात हुआ करते थे 435 बिलियन डॉलर। ये भी अमेरिकी डॉलर में लेंगे तो 435 बिलियन डॉलर उस टाइम जो है ये हुआ करते थे। तो आपने देखा कि 2015-16 में, 2015-16 की बात करेंगे तो हम लोग 435 बिलियन डॉलर पे थे, और आज के टाइम में हमारा अनुमान है कि 760 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने वाले हैं। ठीक है। तो ये ठीक तरीके से ग्रोथ हुई इधर। अब इसी क्रम में जो टारगेट तय किया गया, टारगेट तय किया गया है कि 2030 तक भारत का जो कुल निर्यात मूल्य होगा उसको कितना लेके चलना है? उसको लेके चलना है यूएस डॉलर 2 ट्रिलियन, है ना, 2 ट्रिलियन। तो आप सोचिए 2022-23 में जो 760 है उसको अगर 2 ट्रिलियन बना रहे हैं, मतलब लगभग 3 गुने की ग्रोथ हम लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं अगले 7 वर्षों में। तो पहला पॉइंट यही है जिसपे काफी जोर दिया गया इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, है ना। अगर और आगे डिटेल में हम लोग बात करें तो ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ बिंदुवत बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बात की गई प्रेरणा तथा राहत से कर माफी तक। हिंदी थोड़ी खतरनाक है, इंग्लिश भी लिख दूंगा, आप लोग भी साथ में चाहें तो लिख लें। प्रेरणा तथा राहत से कर माफी तक, ठीक है ना, कर माफी तक। इंग्लिश क्या? फ्रॉम इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स टू टैक्स रेमिशन। ये पहला पॉइंट है जिसपे ध्यान दिया गया है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। अब देखो इन पॉइंट को आप जो है ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है इंग्लिश में तो उसे बहुत ही आसानी से लिख दिया गया है, ट्रेड फैसिलेशन। ट्रेड फैसिलिएशन। इसमें हिंदी में बात करेंगे तो इसमें बात की गई है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी की बात की गई है। इसके अलावा ऑटोमेशन की बात की गई है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के साथ बात की गई है री इंजीनियरिंग की, है ना। तो इन सबको मिलाकर के कुल मिला के व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। व्यापार को क्या करना है? व्यापार सुविधाजनक बनाना है। व्यापार को सुविधाजनक, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में की गई है। तीसरा पॉइंट जो रखा गया है वो रखा गया है निर्यातकों, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं, तीसरे पॉइंट में जोर दिया गया निर्यातकों, राज्यों तथा जिलों के बीच
जिलों के बीच सहयोग के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करना, यानी कि निर्यात प्रोत्साहन। आप देखेंगे कि हर जगह निर्यात को बढ़ाने की बात हो रही है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। और मैंने आपको बताया भी कि विदेश व्यापार नीति में सरकार इस बात पे जोर देती है कि हम कितना अधिक अपने निर्यातों को बढ़ा सकें ताकि हमारा बीओपी जो है अच्छी स्थिति में रहे। तो निर्यात बढ़ाने पे कुल मिला के ध्यान दिया जाता है। चौथा जो पॉइंट इसमें रखा गया वो रखा गया जैसे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र हो गए, इंजीनियरिंग क्षेत्र, ठीक है। इंजीनियरिंग क्षेत्र के साथ ले लिया ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स निर्यात पे भी जोर दिया गया है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ई कॉमर्स निर्यात, है ना। अगला पॉइंट है निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास, यानी कुछ जिलों को हम निर्यात हब के रूप में विकसित करेंगे। निर्यात हब के रूप में जिलों को विकसित करना, जिलों का विकास, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान में रखी गई। तो ये चार ऐसे पॉइंट थे जिन पे फोकस किया गया। अब देखो और इसकी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा हम लोग करेंगे, तो उसमें आप हेडिंग बनाइएगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति 2023 की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें। इस विदेश व्यापार नीति की अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिनमें ध्यान दिया गया, तो देखो काफी ऐसे पॉइंट निकल करके आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में प्रावधान किया गया कि ऐसे नियम कानून बनाए जाएं कि व्यापार करने में सहूलियत मिले, ठीक है ना। व्यापार में सहूलियत, व्यापार करने में सहूलियत, सहूलियत मतलब समझ रहे हैं ना, आसानी, ठीक है। तो व्यापार करने में क्या सहूलियत मिले, यानी कि व्यापार करने में आसानी रहे, सहूलियत। और क्या ध्यान में रखा गया, और ध्यान में रखा गया व्यापारिक व्यवहारों की लागत में कमी और प्रयास। जो भी व्यापारिक व्यवहार हैं, व्यापारिक व्यवहारों की लागत में कमी, व्यापारिक व्यवहारों की लागत में कमी। तो इन सभी पॉइंट्स के अंतर्गत ये बात की गई कि बिना भौतिक या व्यक्तिगत उपस्थिति के ऑनलाइन स्वीकृति की बात की गई, ऑनलाइन स्वीकृति की बात की गई। ऑनलाइन स्वीकृति से क्या फायदा होगा, समय की बचत होगी, है ना, समय की बचत होगी। जैसे कोई वेरिफिकेशन कराना है, अब बिना ऑफलाइन गए ऑनलाइन अगर वेरिफिकेशन हो जाए तो टाइम बचेगा, पहली चीज टाइम बचेगा, दूसरी चीज काम तुरंत हो जाएगा, तत्काल में हो जाएगा, लागत में कमी आएगी, है ना। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो है ध्यान दिए गए इसके अंतर्गत। उसके बाद देखो जो अगला पॉइंट इसमें ध्यान देने वाला है वो आपको, ये जो दूसरा पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूं आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण। एक तो देखो महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन क्या निर्यात लक्ष्य है, हमारे निर्यात के मूल्य 2 ट्रिलियन तक चलेंगे। तो एक तो वो महत्वपूर्ण था। दूसरा इसमें जो बात की गई है निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास, निर्यात प्रोत्साहन के प्रयासों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं अब हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास, और निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास में सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो देखेंगे निर्यात धारकों के स्टेटस की सीमा का युक्तिकरण, है ना। तो इसको आप लिखो ऐसे, निर्यात धारकों का स्टेटस, ये आप हेडिंग बनाना चाहो तो बना लो। उसके बाद देखो कितने स्टार मिलते हैं निर्यातकों को, 5 स्टार तक मिलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना आप 1 स्टार, है ना। फिर क्या 2 स्टार मिल गए, कैसे 1 स्टार मिलेगा, कैसे 2 स्टार मिलेगा, कैसे 3 स्टार मिलेगा, कैसे 4 स्टार मिलेगा, इन सभी की चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। और कैसे 5 स्टार मिलेगा, 5 स्टार,
ठीक है, 5 स्टार, ये 5 स्टार देने की बात है ना। अभी तक जो इसमें प्रावधान चल रहा था, अभी तक, अभी तक, और संशोधन जो किया गया, संशोधन, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाएगी। वो कौन सी क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया ये है बिलियन यूएस डॉलर। अभी तक, अच्छा, ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इस तरीके से, बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन यूएस डॉलर। हाँ, अब आगे देखिएगा, अभी तक जैसे कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, अगर अभी तक वो 3 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर रहती थी उसकी वैल्यूएशन, तो उसको 1 स्टार मिलता था, ठीक है ना। अगर उसकी वैल्यूएशन 25 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है तो उसको 2 स्टार मिलता था। अगर 100 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है तो 3 स्टार मिलता था। 500 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है ना, ठीक है ना। ये असल में निर्यात की बात हो रही है, निर्यात की बात हो रही है कि कितना निर्यात करेंगे। वो जो मैंने वैल्यूएशन बोला वो थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। अगर कोई जो है फर्म या कंपनी 3 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात कर रही है तो उसको 1 स्टार मिलता था। 25 बिलियन यूएस डॉलर का कर रही तो 2 स्टार मिलेगा, 100 का कर रही 3 मिलेगा, 500 का कर रही 4 मिलेगा, और 2000 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात कर रही थी तो 5 स्टार मिलता था। इसमें संशोधन कर दिया गया, और ये 3 तो अभी भी 3 ही है, यानी 3 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात जो कंपनी या फर्म कर रही उसको 1 स्टार मिलेगा, ठीक है ना। ये जो 25 था इसमें थोड़ा सा कमी की गई और इसको ले आ दिया गया 15 बिलियन यूएस डॉलर पे। जो 100 हुआ करता था इसमें भी कितना, इसमें भी कटौती की गई और इसको कर दिया गया 50 बिलियन यूएस डॉलर, और जो 500 था इसको 200 बिलियन यूएस डॉलर, और जो 2000 था इसको 800 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये नई क्राइटेरिया बना दी गई कि जो निर्यातक हैं उनको किन आधार पे स्टार प्रदान किए जाएंगे, है ना। और जिनको जिस हिसाब से स्टार मिलता है उनको उस हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं, छूट मिलती हैं, बहुत सारे उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये चीज हो गई। तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये जो संशोधन किया गया है, इस संशोधन को आप याद रखेंगे। सवाल वो आपसे कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 3 स्टार मिलने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है, निर्यात का मूल्य कितना होना चाहिए, 50 बिलियन यूएस डॉलर। क्लियर है, ये चीज हो गई। और भी जो है तमाम प्रावधान किए गए निर्यात को बढ़ाने के लिए। क्या प्रावधान किए गए, जैसे कि शिपमेंट वगैरह की सुविधा देना, शिपमेंट की सुविधा, है ना, शिपमेंट की सुविधा समझ रहे हैं ना। एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने को शिपमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे एक देश से दूसरे देश भेजने की बात चलेगी तो शिपमेंट की सुविधा देना ताकि निर्यात प्रोत्साहित हो, है ना। बिना भारतीय बंदरगाह पे आए हुए यदि व्यापार क्रिया में एक भारतीय पार्टी है तो उसको शिपमेंट की सुविधा। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके अंतर्गत उसको ध्यान में रखिएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जिसकी चर्चा की गई कि भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ाना है, ये भी चर्चा में रहा। क्या रहा, भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण। आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो है, अभी तक जितने भी व्यापार होते हैं वो यूएस डॉलर में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सरकार अब कदम बढ़ा रही है कि रुपए को अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में पहचान मिले। तो भारतीय रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ाने के लिए कुछ सरकार ने यहाँ पे प्रावधान किए। क्या क्या प्रावधान किए गए, प्रावधान ये किए गए कि सभी एफटीपी, ध्यान से सुनना, सभी एफटीपी स्कीम, सभी एफटीपी स्कीमों का क्या किया जाएगा, रुपए में भुगतान, रुपए में भुगतान। ये पहला इस क्रम में प्रावधान किया गया, ठीक है ना।
ताकि रुपया हमारा अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में मान्यता को प्राप्त कर सके। उसके बाद देखो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है उसको सुनिएगा। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ठीक है ना, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, यानी कि कुछ ऐसे शहर रहेंगे, कुछ ऐसे शहर रहेंगे कि इन शहरों को निर्यात से इसे आप क्या बोलेंगे कि इन शहरों को निर्यात निर्यात बढ़ाने वाले शहरों के रूप में आप बोल सकते हो, है ना, कि ये ऐसे शहर रहेंगे जिनकी पहचान होगी कि इन शहरों में निर्यात करने वाली वस्तुएं बन रही हैं या इस तरीके से चीजें, है ना, इसी को बोलते हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो कुछ शहरों को इसमें नया दर्जा मिला। इसके पहले इस लिस्ट में पहले से जो है, पहले से 39 शहर थे, पहले से 39 शहर थे और इसमें कुछ और शहर जोड़े गए। वो कौन कौन से शहर जोड़े गए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, आपकी अपनी परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। पहला जो इसमें शहर जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है फरीदाबाद। पहला शहर कौन सा जोड़ा गया है, फरीदाबाद। और फरीदाबाद को जोड़ा गया है किससे रिलेटेड, वस्त्र से रिलेटेड, कि फरीदाबाद जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां से वस्त्र का निर्यात होगा। दूसरा जो इसमें जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है मुरादाबाद, ठीक है ना, मुरादाबाद। और इसको किस लिए जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है हस्तकला, हस्तकला, हाथ से बनने वाली तमाम कलाकृतियों से संबंधित इस जिले को जोड़ा गया है इस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ठीक है ना, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। और इन जिलों में इस प्रकार के वस्तुओं का या इस प्रकार के उत्पादों का विकास किया जाएगा। तीसरा जो इसमें जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है मिर्जापुर। तीसरा कौन सा जिला जोड़ा गया है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर को जोड़ा गया है हाथ से बुने कारपेट और दरी। मिर्जापुर को किस लिए जोड़ा गया है, हाथ से बुने कारपेट व दरी, कारपेट व दरी, ठीक है, इसके लिए। और चौथा जो जिला इसमें जोड़ा गया है वो वाराणसी को जोड़ा गया है, जिसे आप बनारस के नाम से भी जानते होंगे। वाराणसी को जोड़ा गया है हैंडलूम, हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इस बात पे ध्यान दिया गया है कि ऐसे जिलों को विकसित करेंगे निर्यात हब के रूप में। 4 जिलों के बारे में मैंने आपको बताया, पहले से भी 39 शहर थे, 4 और ऐड हो गए इसमें, है ना, 4 और इसमें ऐड हो गए। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर किसी शहर का निर्यात हब वाले शहर के रूप में चुनाव कर लिया जाता है तो ऐसे शहरों को काफी फैसिलिटी मिलती है, ऐसे शहरों को काफी फैसिलिटी मिलती है। इन फैसिलिटी में एक फैसिलिटी होती है कॉमन सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी, है ना, जिसके माध्यम से तमाम तरीके की छूट, क्रेडिट सुविधाएं और भी तमाम स्वीकृतियां जो हैं वो आसानी से मिल जाया करती। तो ये टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की बात हो गई, है ना। इसी में मैंने बताया कि इन जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा, निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बात की गई है ई कॉमर्स निर्यात की। आजकल आप सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स बहुत तेजी से फैला है पिछले 5-6 सालों में, या 6-7 सालों में आप कह लो, 5-6 तो मैंने कम बोल दिया, है ना। 6-7 सालों में आप देखेंगे पिछले, तो ई कॉमर्स काफी तेजी से फैला है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में
ई कॉमर्स निर्यात के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है ना। जैसे कि ई कॉमर्स निर्यात को सभी एफटी लाभ अनुमन्य होंगे, यानी जितने भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जितने भी लाभ वगैरह मिलते हैं, जितने लाभ मिलते हैं, अब वे ई कॉमर्स वालों को भी मिलेंगे, ई कॉमर्स निर्यातकों को भी मिलेंगे, ई कॉमर्स निर्यातकों को भी मिलेंगे। तो ये तो पहली सुविधा या पहली बात हो गई कि जितने भी लाभ विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यातकों को मिला करते हैं, अब वो ई कॉमर्स वालों को भी मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, ई कॉमर्स वालों को क्या करेंगे, ई कॉमर्स निर्यातकों को इन सभी सुविधाओं की पहुंच के लिए सरकार क्या करेगी, प्रशिक्षण देगी। तो शॉर्ट में आप जानते रहिए कि प्रशिक्षण भी अब उपलब्ध कराया जाएगा ई कॉमर्स निर्यातकों, प्रशिक्षण का प्रावधान, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि कुरियर के द्वारा निर्यात के मूल्य को सीमा, है ना, कुरियर आप सभी जानते ही होंगे। तो कुरियर के द्वारा निर्यात के मूल्य की जो सीमा थी, निर्यात के मूल्य की सीमा, तो निर्यात के इस मूल्य की सीमा को बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक किया गया, 10 लाख रुपए तक किया गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुरियर के द्वारा निर्यात के मूल्य की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपए तक कर दिया गया, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कुछ प्रावधान किए गए, वो क्या थे, दो पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं। एक तो पॉइंट था कि डाक निर्यात संवर्धी सुविधा, डाक समझ रहे हैं ना, ये जो आपका इंडियन पोस्ट है ये, तो डाक निर्यात संबंधी, डाक निर्यात संबंधी सुविधा, है ना। दूसरा क्या, दूसरा इसी में है ई कॉमर्स हब विकसित करना, ई कॉमर्स हब, ई कॉमर्स हब विकसित करना, ठीक है, विकसित करना। तो ये भी इसी के तहत आप देख लेना, है ना। अब आगे बात करते हैं हम, इतनी बातें हो गई। देखो और भी इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या बातें की गई, उन पे चर्चा कर लेते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जो है, ये एक तरीके की योजना थी। ये क्या थी, एक तरीके की योजना थी। और ये जो योजना हमारे यहाँ आई थी, वो आई थी या लागू हुई थी 1 अप्रैल 2015 में। कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 2015 में, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। इस योजना में क्या प्रावधान था, इस योजना में प्रावधान था कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी चलो इसको लिख दे रहा हूं, अभी रिसेंट में मैंने एक एमसीक्यू सेशन कराया था यूट्यूब पे, उसमें भी इसकी चर्चा किया था। तो इसमें प्रावधान किया गया, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो है आपका एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स योजना 1 अप्रैल 2015 से आती है। इस योजना में ऐसे प्रावधान किए गए कि ऐसे आयात, ऐसे पूंजीगत आयात, ऐसे पूंजीगत वस्तुओं वाले आयात जिनका प्रयोग हमारे यहाँ
निर्यात बढ़ाने वाले वस्तुओं के उत्पादन में होगा, है ना, उनके विनिर्माण में होगा, उनको हम छूट प्रदान करेंगे। तो एक तरीके का ये छूट वाली योजना थी, ठीक है ना। दूसरी चीज एक और बात कर लेते हैं, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, सीएसपी, ठीक है। तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ऐसा प्रावधान किया गया कि ईपीसीजी, ईपीसीजी और कॉमन सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत यानी कि सीएसपी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की को ध्यान में रख करके एक आपने सुना होगा पीएम मित्रा के बारे में। चलो उसकी अगले स्लाइड में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। MITRA, पीएम मित्रा, MITRA, इसका मतलब क्या है? एम का मतलब है मेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड चलो हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल रीजन एंड, टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ये आपका मित्रा का फुल फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये मित्रा का फुल फॉर्म होगा। तो मैंने जो बोला कि दो बातें बोला ना, एक तो बोला क्या, ईपीसीजी, सॉरी हाँ, ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स व कॉमन सर्विस प्रोवाइडर सीएसपी, इन दोनों के अंतर्गत जो भी लाभ वगैरह जिनको मिल रहे थे, अब क्या किया गया कि इन सभी को इसके साथ जोड़ दिया गया, किसके साथ? पीएम मित्रा के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। एक बात ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जैसे कि बैटरी से संबंधित उद्योग हो गए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित उद्योग हो गए, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इन सबको, ठीक है ना, इन सबको अब क्या, इन सभी को अब ईपीसीजी के अंतर्गत कम की गई निर्यात सीमा का लाभ मिलेगा। तो ये चीजें जो है प्रावधान किया गया इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। और क्या बात की गई इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में? बात की गई एक समय आय माफी स्कीम, एक समय आय माफी स्कीम, वन टाइम एमएनएसटी स्कीम, चलो इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है। इसमें जैसे कि विवाद बनाम विश्वास, अपने टैक्स के बारे में एक चीज पढ़ा रहा होगा ना, विवाद से विश्वास या विवाद बनाम विश्वास, इस तरीके की चीजें, ये आपने टैक्स से रिलेटेड पढ़ा रहा होगा पहले कहीं ना कहीं। तो उसी जैसा ये भी जो है, ये भी जो है एक स्कीम लाई गई, एक समय आय माफी स्कीम, है ना। ये जो विवाद बनाम विश्वास था, इसका उद्देश्य क्या था? ये टैक्स से रिलेटेड था। तो विवाद बनाम विश्वास के तर्ज पे या उसी तरीके से क्या किया गया कि सरकार विदेश व्यापार नीति में एक नई और एक समय वाली एक स्कीम लेके आई है। और ये जो स्कीम है ये ईपीसीजी, ईपीसीजी और अन्य स्कीम के जो धारकों हैं, यानी अन्य स्कीम के जो धारक हैं, अगर ये धारक अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इनके जो भी निर्यात दायित्व हैं, अगर ये धारक जो है निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? ऐसी स्थिति में सरकार इनको राहत प्रदान करेगी, ऐसी स्थिति में सरकार इनको राहत प्रदान करेगी। तो ये थी एक समय आय माफी स्कीम, ठीक है ना, ये चीजें होगी।
चलो तो देखो इतने तरीके के प्रावधान किए गए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, है ना। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इतनी बातें अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो लगभग जो है आपसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो लगभग आप कर ले जाएंगे, है ना। और भी कुछ बातें थी जैसे कि विदेशी व्यापार नीति में इसमें बात की गई डीम्ड एक्सपोर्ट की, है ना। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है इसको भी देख लीजिए। इस व्यापार नीति में या इस विदेश व्यापार नीति में डीम्ड एक्सपोर्ट की बात की गई। डीम्ड एक्सपोर्ट एक तरीके का ऐसा व्यवहार होगा जिसके अंतर्गत, ध्यान से सुनना, जिसके अंतर्गत आपूर्ति की गई, इस व्यवहार के अंतर्गत आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती थी। इस व्यवहार के अंतर्गत आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती थी, देश से बाहर नहीं जाती थी, ठीक है ना। तथा इनके संबंध में भुगतान जो होता था, ठीक है, एक तो क्या बोला कि देश से बाहर नहीं जाती थी, और इनके संबंध में जो भुगतान है, इनके संबंध में भुगतान जो है भारतीय रुपए में, भारतीय रुपए या स्वतंत्र विदेशी विनिमय में प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्र विदेशी विनिमय में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है डीम्ड एक्सपोर्ट, इसमें इस तरीके का प्रावधान किया गया। और कुछ पॉइंट हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। और क्या पॉइंट है? उपहार का निर्यात, उपहार का निर्यात। चलो एक्सपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स की बात कर लेते हैं। किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष में जब आयात निर्यात की बात होगी तो वहां पे बात किसकी होगी? लाइसेंस की होगी। तो यहाँ पे जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा लाइसेंसिंग वर्ष, है ना। तो इसमें प्रावधान किया गया क्या कि किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष में इसमें जो वैल्यू रखी गई रुपए 5 लाख, रुपए 5 लाख, 5 लाख से कम मूल्य, 5 लाख से कम मूल्य के सामान, 5 लाख से कम मूल्य के सामान। अब इन सामानों में क्या क्या? खाद्य वस्तुएं सम्मिलित हैं, खाद्य वस्तुएं सम्मिलित, ठीक है, खाद्य वस्तुएं सम्मिलित हैं। तो 5 लाख से कम मूल्य के क्या करेंगे? उपहार के रूप में निर्यात किए जा सकते हैं, उपहार के रूप में, उपहार के रूप में निर्यात की जा सकती हैं, ठीक है ना, की जा सकती हैं। ये चीज हो गया कि उपहार के जो निर्यात की बात की गई उसमें लिमिट लगाया गया कि 5 लाख रुपए से कम मूल्य, ठीक है ना, 5 लाख रुपए से कम मूल्य के सामान जिसमें खाद्य वस्तुएं सम्मिलित हैं उपहार के रूप में निर्यात की जा सकती हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उपहार का निर्यात हो गया, ठीक है। और एक और दो पॉइंट पे बात की गई, जैसे निर्यात क्रेडिट एजेंसी की बात की गई, है ना। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज और आपको बता दूं, एक जो निर्यातकों को साख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, चलो इसको पहले एक चीज लिख दिया, निर्यात क्रेडिट एजेंसी। आप सभी जानते हैं एक तो अपना एग्जिम बैंक हो गया, एग्जिम बैंक है जो आयातकों व निर्यातकों को साख सुविधा उपलब्ध करवाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है ECGC, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट। आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी
गारंटी कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ये गारंटी है, ध्यान रखिएगा, गारंटी कॉरपोरेशन। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 जुलाई 1957, 1957। ठीक है, बाकी आपका एक एग्जिम बैंक है। ये दोनों निर्यातकों को क्रेडिट देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रावधान ये किया गया कि ये जो दोनों एजेंसियां हैं, है ना, ये जो दोनों एजेंसियां हैं, ये अब और बेहतर तरीके से निर्यातकों को साख सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेंगी। तो लगभग इतनी बातें आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देख लें। अगर हम लोग इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अब समीक्षा की बात करें, है ना, समीक्षा की बात करें कि इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या बातें हुई, तो देखो मैंने आप सभी को बताया कि पहला ही टारगेट सरकार का ये है कि 2030 तक निर्यात मूल्य कितना हो जाएगा, निर्यात मूल्य $2 ट्रिलियन। ठीक है, 2 ट्रिलियन हो जाएगा। अभी का मैंने आपको वैल्यू बताया कि $760 बिलियन का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष में। तो देखें तो लगभग 3 गुना जो है 7 सालों में 3 गुना इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है ना, ये एक अच्छा लक्ष्य है, बढ़िया लक्ष्य है। दूसरी बात जो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में की गई है वो की गई है जैसे कि स्टार हाउस वाली कल्पना जो है, स्टार हाउसेज की जो कल्पना है, अब उसमें देखो कुछ अभी रियायत दे दी गई, जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार दिए जाते हैं। तो ये भी एक बढ़िया कदम है ना। इसमें क्या स्टार हाउसेज वाले प्रावधान में उदारता देखने को मिली, इसमें क्या देखने को मिली, उदारता देखने को मिली। ई कॉमर्स पे जोर दिया गया, ई कॉमर्स पर जोर दिया गया है, मतलब कि ध्यान दिया है, ई कॉमर्स पे जोर दिया गया। ई कॉमर्स जानते ही हैं, ये आने वाला फ्यूचर है कॉमर्स एरिया का, है ना, कॉमर्स सेक्टर का। इसके अलावा भारतीय रुपए को या भारतीय मुद्रा जो है रुपया, इसको वैश्विक मुद्रा बनाने के क्रम में भी सरकार लगातार ध्यान दे रही है ना। और आपने क्या देखा कि निर्यात हब जो जिले बनाए जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण क्या चीज है, निर्यात हब जिले, यानी जो जिले हैं उनको निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उनकी भी स्थापना किस लिए की गई थी, इसीलिए की गई थी उन क्षेत्रों को ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसी सुविधाएं मिलेंगी कि वो निर्यात बढ़ाने में मदद दे सके। तो ये सब बातें की गई इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, है ना, इस विदेश व्यापार नीति में इतनी बातें की गई। अगर इतनी बातें आप जो है पढ़ लेते हैं तो आपकी परीक्षा में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जो भी सवाल बनेगा अगर नई विदेश व्यापार नीति से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। इस लेक्चर में इतनी ही बात हम लोग करेंगे।